नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बुलेटिन का। आज संविधान दिवस है। पूरे देश में लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली है और आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन ही संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को वर्तमान स्वरूप दिया था। ये संविधान ही है जो हमें आजाद देश का आजाद नागरिक होने का एहसास कराता है। ये भावना हमें मिलती है कि हम आजाद हैं। संविधान के दिए मौलिक आधार हमारी ढाल बनकर हमारा हक दिलाते हैं। मौलिक कर्तव्य हमें जिम्मेदारियों की याद। आज के दिन संसद में भवन में एक विशेष आयोजन हुआ है संविधान दिवस पर और प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है। विपक्ष ने बहिष्कार किया है संविधान दिवस के इस आयोजन का और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भी विपक्ष को कोसने और विपक्ष पर हमला करने का मौका इससे बनाया है और नहीं चूके हैं। वो विपक्ष पर तीखा हमला किया है। शब्दों के वो जादूगर हैं। विभिन्न शब्दों से उन्होंने आज इस मौके को भी पूरी तरह से उपयोग किया है उसका। हालांकि उन्होंने खुद अपने भाषण के आखिर में कहा कि ये न तो किसी सरकार का कार्यक्रम है और न किसी पार्टी का कार्यक्रम है। यानी विपक्ष को इस कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है, पारिवारिक राजनीति पर प्रहार किया है और एक जो व्यवस्था चल गई है, कंगना रनौत ने जो बयान दिया था कि 2014 के बाद आजादी मिली है, उसको भी लगता यही है कि कहीं ना कहीं कंगना रनौत के कंधे का इस्तेमाल किया गया। ये भावना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कल भी भाषण हुआ था, यहाँ अरुण पाठक है, विधान परिषद सदस्य है हमारी है, उन्होंने भी ये कहा कि आने वाली पीढ़ी ये गर्व करेगी कि हम 2014 के बाद पैदा हुए और उस समय के बुजुर्गों ने सही समय पर सही कदम उठाए। 2014 का इस संदर्भ में उन्होंने जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री ने पारिवारिक पार्टियों का जिक्र किया और कहा कि ये पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई। पार्टी फॉर दी फैमिली और पार्टी बाय दी फैमिली, उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन इसको किया और कहा कि ये अलग बात है कि एक परिवार से ये कई लोग राजनीति में आए योग्यता के आधार पर, पिता के आशीर्वाद से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लंबे समय तक एक परिवार के हाथ में किसी पार्टी का पूरी व्यवस्था रहे और इस तरह की व्यवस्था लोकतंत्र के लिए संकट का इस्तेमाल किया है कि ऐसी पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट है। और और उनके भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, उन्होंने कहा कि जब लोकतांत्रिक पार्टियां अपने लोकतांत्रिक करैक्टर को खो देती हैं तो उनसे संविधान की भावना को चोट पहुंचती है और ऐसी पार्टियां लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकती हैं। ये महत्वपूर्ण हिस्से हैं प्रधानमंत्री के भाषण के और खासतौर से उन्होंने भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया है, राजनीति में परिवारवाद पर चोट की है और पूरे सदे सदाए शब्दों में ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा कि एक चीज और उन्होंने कहा, वो छोड़ते किसी चीज को नहीं है। उन्होंने आज ये भी कहा कि जिस समय गणतंत्र दिवस को मनाने की घोषणा की गई 26 जनवरी को, उस समय ही संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की जानी चाहिए थी
और उस समय के लोगों से एक बड़ी चूक हो गई, ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने कि उस समय के लोगों से बड़ी चूक हो गई। वो संविधान दिवस का जिक्र उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इस संविधान दिवस को मनाने का श्रेय पूरी तरह से हमारे ऊपर है। और हमने जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 में संविधान दिवस मनाने की घोषणा की, उस समय भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था। ये विरोध आज ही नहीं हो रहा है, उस समय भी विरोध इसका किया गया था जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी संसद में। उस समय भी इसका विरोध किया गया था। और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की परंपरा डाली जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय के लोगों से चूक हो गई। 2 नाम उन्होंने लिए हैं पूरे भाषण में, पूरे इस संविधान को लागू कराने में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी का भी जिक्र उन्होंने किया है और पूरी भाषण में महात्मा गांधी का जिक्र भी उन्होंने अपने विशेष तरह से किया है। और खुश लेकिन वही कि खास तौर से उन्होंने पारिवारिक राजनीति पर चोट की है, परिवारवाद पर प्रहार किया है। और पूरा का पूरा जो उनका भाषण है वो राजनीतिक संदर्भों को लिए है, विपक्ष को कोसने वाला है, विपक्ष पर प्रहार करने वाला है और राजनीतिक भाषण है। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं अगले महीनों में, उसको लेकर के उनका भाषण यह है। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, परिवारवाद की राजनीति और प्रधानमंत्री का ये विपक्ष पर हमला, जो जबरदस्त हमला संविधान दिवस को लेकर के, और उस समय के महापुरुषों की चूक, जिसे अब मोदी कह रहे हैं कि चूक हो गई। उस समय के महापुरुषों ने जो संविधान दिवस मनाने की घोषणा नहीं की और अब हमने इस चीज को सुधार लिया, 2015 में हमने संविधान दिवस मनाने की घोषणा कर डाली है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के इसके बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर बड़ा सभा को संबोधित किया है। ये आयोजन सावित्रीबाई फुले जो पूर्व सांसद है उनके द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें कई अम्बेडकरवादी नेता मुंबई से भी आए थे मुख्य अतिथि बनकर के। और विशेष रूप से आज के इस दिवस के लिए इस आयोजन को किया गया था। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि चूक हुई है महापुरुषों से, जो समय के महान लोग थे, परिवारवाद से लोकतंत्र के लिए, परिवारवाद की राजनीति से लोकतंत्र को खतरा बताया है, लोकतंत्र के लिए संकट बताया है। तो ये जो चीजें हैं इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जिससे आने वाले जो चुनाव है उन पर असर पड़ने वाला है। आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक है, पार्टी के युवा नेता है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। और वरुण त्रिपाठी व कांग्रेस के नेता। अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और सुभाष साके अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। ये पैनल है आज के डिबेट का। विवेक जी, आपसे शुरू करते हैं। परिवारवाद पर बड़ा चोट किया उन्होंने, कहा जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की है कि एक परिवार के हाथ में लंबे समय तक किसी पार्टी की व्यवस्थाएं नहीं रहनी चाहिए। और ये भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से ही जुड़ता है कि संविधान दिवस को न मनाए जाने की परंपरा शुरू करना आपके उस समय के लोगों से बड़ी चूक हो गई, जिसे मोदी जी ने अब संभाल लिया है। शेखर साहब, आज बहुत ही पवित्र दिन है संविधान दिवस का, लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है कि आज के इस पवित्र दिन को भी सत्ता के लिए राजनीति करने में और डराने और थोपने जैसी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए किया गया। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी आज के दिन
हमारे संविधान निर्माताओं के बारे में दो शब्द कहते, जो हमारे संविधान की खूबियां हैं उनके बारे में हमारे नौजवानों को बताते, देश को बताते। देश के सर्वोच्च पद पे आसीन थे, संवैधानिक पद पे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने अपने ही इस पवित्र दिवस पर जिसका मना रहे थे वो, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ये एक तरीके से संविधान निर्माताओं का भी अपमान है और देश के संविधान पे भी वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उसके बारे में बात नहीं करी। देखिए, उन्होंने जो दो बातें कही, परिवारवाद और लोकतंत्र के लिए। देखिए, परिवारवाद की अगर बात करें तो वो एक तरीके से सनातन धर्म को भी नकारते हैं। संविधान को तो वो नकार ही रहे हैं, गांधी जी को नकारते हैं, सनातन धर्म को भी नकारते हैं। सनातन धर्म कहता है पूरे विश्व को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, और उसको पार्टी भी एक परिवार है। आज प्रधानमंत्री जी उस कुर्सी पे न पहुंचते अगर एक पार्टी के परिवार के मुखिया के तरीके से अडवाणी जी ने उनको वॉकओवर न दिया होता। आज सोचिए, उनको वॉकओवर दिया, उसके बदले उनको आज सांसदी की सीट थी वो भी नहीं मिली। ये एक पार्टी भी एक परिवार है और उस परिवार में कार्यकर्ता सब लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं। ये तो आज परिवार न होता तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। दूसरे, हमारे परिवार, हमारा बहुत पुराना परिवारवाद से हमारा नाता रहा है, सनातन धर्म का। ये पश्चिमी सभ्यता है एकल परिवार की। हमारे परिवार में तो हमारी सभ्यता राजे महाराजाओं से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है, तो इस परिवारवाद को वो कैसे कहते हैं? दूसरा, वो संविधान के प्रति भी उनकी आस्था नहीं है। आज हमारा विश्व में हमारा सबसे बड़ा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में परिवारवाद की बात का कोई औचित्य नहीं है। आप विधायक या प्रधान या बीडीसी या सांसद जब ही बन सकते हैं जब आपको जनता का विश्वास हो, जब आप चुनाव जीत के आए। तो परिवारवाद वहां कहां से आ गया? परिवारवाद तो वो होता है कि उत्तराधिकार में किसी को चीज मिल रही हो। आज देश में तंत्र है तो ऐसे में परिवारवाद की बार बार बात करना ये एक तरीके से जनता को 2014 के जुमलों के तरीके से गुमराह करने के बराबर है। और आज जो उनका बयान रहा ये पूरे तरीके से बता रहा है, आपने भी कहा कि इससे चुनावी आहट साफ सुनाई पड़ रही है और इस सत्ता के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, ये इस बात से जाहिर हो गया। दूसरी बात, उन्होंने लोकतंत्र की बात कही कि लोकतंत्र संकट में है। देखिए, लोकतंत्र तो देश का संकट, ये कबीर, नानक, राम और रहीम का देश है, विवेकानंद का देश है। तो ये लोकतंत्र तो यहाँ पे कभी खतरे में नहीं था। लोकतंत्र शब्द संविधान बनने के बाद दिया गया, लेकिन माननीय मोदी जी समझे कि हम भारत का सेकुलर बात तो अनादिकाल से है और जिस वो हिंदुत्व की बात करते हैं उस हिंदुत्व की परिभाषा तो बहुलतावाद और समग्रता से है, जिसका जिक्र स्वामी विवेकानंद ने किया था शिकागो में, जिसमें पूरी दुनिया में धाक जमी थी हिंदू धर्म क्या है, वो हिंदुत्व है। बात ये, आज हिंदुस्तान में चाहे वो ईसाई हो, चाहे सीरियाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, इन सभी लोगों ने अपने देश के जहां के रहने वाले थे वहां पे मजहबी आधार पर जब इनका उत्पीड़न हुआ तो इन्होंने हिंदुस्तान में आए, यहाँ पे इनको अपनी मजहबी आजादी हिंदुओं ने दी और इस देश ने उनको अपनाया। ये वो देश है ये। तो आज लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं हो सकता है। हाँ, लोकतंत्र खतरे के लिए अभी आज उन्होंने संविधान दिवस पे इससे खतरा बताया, अभी कल को किसान दिवस आएगा उस पर दूसरा खतरा बताएंगे वो, अभी अल्पसंख्यक दिवस आएगा उस पर और कुछ खतरा बताएंगे लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र दिवस आएगा तो और खतरा बताएंगे। तो वो अब सब चीजें खतरे में आएंगी। ये डराने की और थोपने की राजनीति जो है ये भाजपा कर रही है, ये सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए शेखर साहब ये है। आज इसके लिए देश के नागरिकों को जागरूक होने की जरूरत है और उठ के खड़े हों कि आज देश का संविधान इस तरह की बातों से गुमराह करके जनता को उससे खतरे में हो रहा है। अनिल जी। हाँ जी शेखर भाई, आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान भारत की आत्मा है और ये संविधान
296 लोगों ने मिलकर बनाया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा चूक हो गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। आज गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, उसी दिन संविधान लागू हुआ था। चाहे उसे गणतंत्र दिवस कहिए आप, चाहे संविधान दिवस कहिए, पूरी संविधान की सभी मान्यताओं को करते हुए आज पूरा देश संविधान के तहत चल रहा है। उसमें 3 चीजें लागू की गई थी सही व्यवस्था को चलाने के लिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, वो अपनी अपनी जगह लोग काम कर रहे हैं। अब उन्होंने दूसरी बात उन्होंने ये कही कि परिवारवाद की परिभाषा मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं कि किसको परिवारवाद कह रहे हैं। या तो इनके परिवार है नहीं इसलिए ये परिवारवाद कह रहे हैं, परिवार जिसका होगा। और अभी बात आई थी कि हम लोग अब एकल परिवार की ओर चल पड़े हैं। पहले एक सामूहिक परिवार हुआ करता था। परिवार का हम लोगों के यहाँ एक मतलब हुआ करता था, चाचा ताऊ और ये जो है दूसरी तीसरी पीढ़ी तक के लोग परिवार में आते थे, ये परिवार होता था। और आज एकल परिवार हो गया है। तो परिवार में, राजनीति में अब कौन है कि हाँ किसको गिनाएं, अब इनको गिना दें तो ये साहब ये नहीं, गलत है। कांग्रेस को परिवारवाद में कह देंगे, समाजवादी पार्टी को पूरा परिवार कह देंगे, है। तो ये इस प्रकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। देश कैसे आगे बढ़ेगा, विचार आज इस पर होना चाहिए था। हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका क्या सही जगह काम कर रही है? आज उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, बहुत अच्छा उठाया कि हमारी जो है वो स्तंभ हैं वो आज भ्रष्टाचार की तरफ से गलते जा रहे हैं, इसलिए हमारी व्यवस्था फेल होती चली जा रही है। अगर ये भ्रष्टाचार अपनी जगह सही हो जाए तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है और था और रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन किसी पर बार बार कटाक्ष करना ये एक ओछी मानसिकता है। हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए हमें संविधान के तहत चलना पड़ेगा। और आज संविधान पर अगर विस्तृत चर्चा होती तो मैं समझता हूं शायद आज का नौजवान जानता। अभी शायद नौजवान को ये पता नहीं है कि कितने लोगों ने संविधान में खाली अंबेडकर जी को जानता है, क्योंकि वो उसके अध्यक्ष थे। उसके पीछे 296 लोग थे, 25 भागों में से विभाजित किया गया और सर्वोच्च पद हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को दिया गया कि पूरा देश की धुरी उनके इर्द गिर्द चलती रहे। ये हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं तो उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। भ्रष्टाचार हमारा सबसे मुख्य मुद्दा था। इनके दल में कहा था भ्रष्टाचार पर चोट करनी चाहिए थी। आज सबको शपथ लेनी चाहिए थी कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जी भाई साहब, संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। जहां तक जो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया, तो संविधान दिवस पर साहब राजनीति, इसके साथ इसमें कोई दो राय नहीं कि साहब शब्दों के जादूगर हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं साहब परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा। तो सबसे पहले तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या अकाली से साहब आपने इतने सालों तक समझौता किया, सेना से साहब इतने समय तक आपने समझौता किया, यहाँ तक रही जब वो अपने ही अटल जी के ऊपर साहब प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। परिवारवाद का साहब उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं की पार्टी के बड़े लीडर जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया। तो इस तरीके से महापुरुषों की जो चूक उन्होंने कहा है, तो साहब ये कोई बड़ी चीज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। अपनी पार्टी से लेकर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को समर्पित करने वाले महापुरुषों के भी ऊपर उन्होंने साहब प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये उनकी एक फितरत है। दूसरी चीज, आपने 78 ऑर्डिनेंस 7 वर्षों में साहब पास किए, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। किस तरीके से विपक्ष की बगैर किसी सहमति के आपने 78 ऑर्डिनेंस पास किए? किस संविधान की बात भाजपा करती है?
कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं पुण्यतिथि का जिक्र किया, तो साहब जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साहब संविधान बनाया, उसी संविधान के ऊपर इन लोगों ने साहब प्रश्न चिन्ह रखा है। दूसरी चीज, बिना कैबिनेट की मंजूरी के साथ नोटबंदी हुई, आपने किसी दल या विपक्षी दल का साहब सुझाव मांगा? आप लोकतंत्र की हत्या करते हो। सबसे पहले तो लोकतंत्र की हत्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आप कहीं ना कहीं विपक्षियों के ऊपर ये ऐसा कोई मौका नहीं। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, देखिए बीच में मत बोलिए। संविधान दिवस की इस पावन बेला पर संविधान के ऊपर साहब उन्हें बयान देते तो ज्यादा अच्छा होता। ना ही किसानों के ऊपर 750 मौतें हो गई साहब, किसानों के ऊपर साहब नहीं बोले। भ्रष्टाचार की बात की, सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार आपकी की सरकार में हुआ है, उस पर साहब माननीय प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश के जो प्रदेशों में साहब चुनाव है, 4-5 प्रदेशों में, उसका ही कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए साहब ये बयान आया। सुभाष जी। जी सर। सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एवं संविधान को नमन करते हुए संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी है उसमें जो है उस पर थोड़ा सा प्रकाश जो डालना चाहिए था संविधान उस पर कम डाला। उससे ज्यादा हटके उन्होंने एक राजनीति के तहत प्रचार प्रसार के अपने वोट बैंक के लिए ऐसा किया है। भारत में ऐसा नहीं कि 2015 से पहले कभी संविधान दिवस न मनाया हो। संविधान दिवस पहले भी मना। अम्बेडकरवादी लोगों ने, बुद्ध विचारधारा के लोगों ने इस संविधान दिवस को मनाया है, अगर आप पढ़ें। लेकिन है क्या, प्रचार आपके यहाँ क्या करते हैं कि जब से बीजेपी में जो प्रधानमंत्री जी हुए हैं उससे पहले देश था ही नहीं, देश का अता पता नहीं था, देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं था, देश में कोई राष्ट्रपति नहीं था। तो ऐसी व्यवस्था है सर। उससे पहले हमारे अंदाज से मीडिया, हम आपको भी थोड़ा कहेंगे, उससे पहले मीडिया भी नहीं थी, क्योंकि अब 2015 से ही सिर्फ मीडिया वाले दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, बाकी प्रधानमंत्री जी के कोई हुआ ही नहीं अभी तक। तो ऐसा तो इनके यहाँ पर ये चलन है। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि संविधान के बारे में कुछ मूलभूत विचार रखते और संविधान के बारे में बताने के साथ साथ आज वे कोई एक ऐसा कानून भी बना देते कि जो है उसको हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होती। ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, भाजपा के जो साथी बैठे इनके माध्यम से मैं कहता हूं कि कम से कम कुछ नहीं करते तो एक महिलाओं पर 50% आरक्षण का बिल पास करा देते तो हम ये समझते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक श्रद्धांजलि, एक संविधान दिवस एक आपके नाम हो जाता। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप तो सिर्फ जो है वो स्पीच देते हैं लच्छेदार, जिन्हें कहना चाहिए कि इन स्पीचों से पब्लिक को केवल गुमराह करना है आपका। अब तक आपने धरातल पर कोई कार्य किया हो तो आप बताइए। आप अगर कोई गलत कार्य करते तो गलत कार्य के पीछे भी इतने शानदार तरीके से बोलते, इतने शानदार तरीके से बोलते हैं कि उसको सच करने का साबित करते हैं। और यही आज तक 2014 से मतलब 15 से आज तक यही किया है। बताइए, देश की जीडीपी को आपने गर्त में पहुंचा दिया। हमारे नौजवान को कतई रोजगार नाम की कोई चीज नहीं रही, व्यवस्था ही खत्म कर दी आपने रोजगार के लिए। आपने कौन सा ऐसा स्किल बना दिया, ऐसा कौन सा स्रोत बना दिया जो कि हमारा देश तरक्की की ओर जाए। और आप संविधान दिवस मनाने के लिए बहुत भारी ढिढोरा पीटते हैं। संविधान दिवस पहले भी मनता था, आज कोई नया 2015 के बाद नहीं मना, 2015 से मना है। नहीं ये तो आपका प्रचार, हम बहुत पहले से मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजादी मिली 2014 में आपको। मेरी बात पूरे कहने दीजिए सुभाष जी। पाठक जी, पहले मेरी बात होने दीजिए, उसके बाद आपका ही नंबर आएगा। आप डिबेट में जवाब दीजिए। तो मेरा ये कहना है, घुमाते हो तो फिर बोलने की मजबूरी हो जाती है। नहीं, हम गोलमोल नहीं घुमाते। आप बताइए, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जी कोई हुए भारत में कि नहीं हुए?
आप बताइए, आजादी मिली दोहरा पीटा 2014 जा में रहा है। आपको। नहीं, सीधे सीधे आजादी मिली हमें। विदेश नीति को बेच गए थे वो प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की जब प्रधानमंत्री बना है तो विदेश नीति में विदेश में डंका बजा है। अब सुन लीजिए, तो संविधान हमारा, संविधान ये कहता है, संविधान वो अनेक धाराओं का संग्रह है जिसमें हमें रहने की, हमें जीने की, हमें बोलने की, जो आज हम बोल रहे हैं, ये आजादी और पढ़ने लिखने की आजादी सारा संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो संविधान के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। और आपके लोग तो उसका हनन कर रहे हैं। आप तो किसी को सांप्रदायिक तरीके से देखते हैं, आप तो चाहते वैमनस्यता बढ़े। और हमारा ये संविधान, हमारे देश का संविधान ये कहता है कि हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। कहीं पर भी आपने इस चीज का वर्णन नहीं करते। आप जब भी करते, जब भी स्पीच देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो क्या कहते हैं? उनकी शुरुआत होती है कि कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को डराया जा रहा है, कहीं हिंदू को डराया जा। अरे भाई, इस देश का जब संविधान ही आपका पवित्र ग्रंथ ही कहता है। अमित पाठक जी। हाँ जी शेखर भाई, सर्वप्रथम तो संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को। अब अपनी बात प्रारंभ करूंगा। जैसे कि कांग्रेस के मित्र हमारे विवेक जी ने कहा था कि एकल परिवार और परिवारवाद की परिभाषा दी थी। विवेक जी बिल्कुल सही कहा। एकलवाद की परिभाषा अगर किसी पर आती है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु में चले जाइए द्रमुक, तो इन लोगों पर एकल परिवार की परिभाषा सटीक बैठती है। अगर परिवारवाद की परिभाषा सटीक बैठती है किसी पर, तो भारतीय जनता पार्टी की। सुभाष जी और विवेक जी से पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? बता सकते हैं दावे के साथ? और कहे भी, मैं कहता हूं कि अगला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुपुत्र अर्जुन यादव होंगे और कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष रेहान प्रियंका वाड्रा होंगे, क्योंकि वहां ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, आप ऐसा नहीं है, ये तो आपकी सोच है। ऐसा ही है, ये तो केवल आपकी सोच है। ये तो हटाकर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो संविधान में आपकी कोई संविधान में विश्वास नहीं है। रही बात, आपने अभी कहा, कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने संविधान के विषय में कुछ नहीं कहा। अरे भाई, आप लोग संविधान प्रधानमंत्री को सुनना ही नहीं चाहते हो, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आपको सुनाई कैसे देगा? अगर प्रधानमंत्री आज ये घोषणा कर दें कि शौच के बाद हाथ धोना जरूरी है, तो मुझे लगता है आप लोग हाथ धोना बंद कर दोगे, क्योंकि कहोगे कि प्रधानमंत्री ने कहा इसलिए मैं नहीं हाथ धोऊंगा। तो इस तरीके से विपक्षियों की एक चलन चल गया है कि प्रधानमंत्री जो करेंगे वो मैं नहीं करूंगा। रही बात, पाठक जी ऐसा नहीं है। पाठक जी एक सेकंड खाली, हम तो रोकेंगे नहीं आपको। ऐसा नहीं है। आप क्या है, मेरी एक उसका जवाब एक ले लीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक? तो ऐसी कौन सी बात है जो और लोग मानने को तैयार नहीं? क्यों आप पार्टीवाद की बात कर? देश का प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है, कोई आपका पहला प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश हित की बात की है, और देश हित में अगर परिवारवाद बहुत बड़ा दंश है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। परिवारवाद क्यों दंश है ये भी आप सुन लीजिए। क्योंकि जिन पार्टियों में परिवारवाद है, चाहे व्यक्ति योग्य है या नहीं है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। व्यक्ति चाहे बिहार में ले लीजिए, लालू जी की पार्टी में चले जाइए, लालू जी के जेल जाने के बाद रावणी की योग्यता है या नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनी। आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी को सत्ता चलाने की योग्यता है या नहीं है, लेकिन परिवारवाद की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री की पहली मीटिंग में उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि अंकल आप मुझे कुछ बताइए। यानी कि मुख्यमंत्री, देखिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी सुनिए। ये बहुमत होता है। जब किसी दल का बहुमत नेता चुनता है तो वहां पर ये चलता है कि जिस समय नेहरू गुलजारी लाल नंदा, जो कि हमेशा से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाने लगे, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे? बाबूराम जगजीवन इसी कांग्रेस के परिवार के सदस्य थे, क्यों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया? देवीलाल इसी कांग्रेस परिवार के सदस्य थे। जो विवेक जी परिवारवाद की बात करते, यही प्रधानमंत्री ने कहा है कि परिवारवाद इस देश का घातक है, और ये सही है, क्योंकि जिन पार्टियों में योग्यता नहीं है लेकिन परिवार का व्यक्ति है, इसलिए प्रधानमंत्री बनेगा। परिवार का व्यक्ति है, मुख्यमंत्री बनेगा। जिस तरीके से अभी आप लोगों ने चर्चा की, प्रधानमंत्री ने संविधान के विषय में नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में हर व्यक्ति को राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए।
पार्टियों में हर व्यक्ति को अपना अधिकार होना चाहिए बात करने का, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जहां लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अधिकार है, सबको है। ये तो सिर्फ आपको लगता है, आपको इसलिए लगता है क्यों आपके यहाँ पर ये अधिकार नहीं होगा, ये आपके यहाँ पर अधिकार नहीं होगा इसलिए आप इस पर बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता, ये अगर नहीं होता तो कैसे होता? उदाहरण है 2017 में जब आपके एमएलसी नवाब मलिक ने मंच पर बात रखने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने उनको धक्का क्यों मारा? कांग्रेस में शहजाद पूनावाला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की पेशकश की, उनको निष्कासित कर दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने G20 तो जो पार्टी में अनुशासनहीनता होगी, पार्टी में अनुशासनहीनता होगी तो उसका भाई अरे तुमने तो लाल के अडवाणी को धक्का मार दिया अमित जी, लाल के अडवाणी को धक्का मार दिया भाई, मुरली मनोहर जोशी को धक्का मार दिया। जी एक चीज और सुन लीजिएगा, आप धक्के की अगर इस तरीके की बात करेंगे तो आपने तो बिल्कुल लास्ट से लाके आप कहाँ से आ गए? समाजवादी पार्टी में सुभाष जी बता दीजिए कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस के मित्र बता दें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी जो बहुमत से चुन के आएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये ऐसा नहीं है। राहुल गांधी बनने वाले तो प्रियंका जी के रेहान प्रियंका बाटा अगले सुपर नहीं, आपके यहाँ जब प्रधानमंत्री जी आए हैं तो किसी के चुनने से ही आ गए कि ऐसे उठ के चले आए? आपके जब पीमा जब आए हैं नहीं तो उसका भी बहुमत से आए होंगे ना, कि अकेले तो नहीं आ गए होंगे। सुभाष जी क्या बात करते हैं? इससे पहले सामंतवाद की व्यवस्था के तहत मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, पूरी विदेश नीति उन्होंने पेश दी थी। विदेशों में भारत को किस नजर से देखा जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। अमित जी आज मनमोहन सिंह की बदौलत ही आप चल रहे हैं। अगर विदेश नीति नहीं होती तब भी था देश, अब आज जो धरातल में चला गया। अब इसके लिए बताइए, ये सारी योजनाएं मनमोहन सिंह की हैं जो आप भुना रहे हो। अरे ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये देश के उन सभी क्रांतिकारियों की है जिसे हम आप बुला रहे हैं। आप मनमोहन सिंह के अकेले नहीं कर सकते हो। अरे उसकी आर्थिक नीति दुनिया में सबसे टॉप रही भाई, आधार उसका है। उनको विदेश नीति में उनकी विदेश नीतियां बिक गई हैं, नीतियां बेचने का काम आपका रहा। फैसले लेने में पाठक जी आपने नीतियां नहीं बेची, आपने तो पूरा देश ही बेच दिया है। पाठक जी आपने तो पूरा देश ही बेच दिया है। आप नीतियों की बात कर रहे, आपने तो पूरा देश बेच दिया। वही फैसला होता था देश में, लेकिन आज फैसला स्वतंत्र रूप से हो रहा है, किसी के इशारे पर नहीं हो रहा है। बेचने का, देश बेचने का फैसला हो रहा है। मनमोहन सिंह ने एक भी कार्य योजना को नहीं बेचा है। ये नीतियां अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने बेचा, लेकिन प्रधानमंत्री आज एक सिंगल चीज बची हो आपके पास, अब हमें भी बोलने का मौका दीजिए। बोलिए समाजवादी पार्टी का काम धंधा नहीं, इसलिए आपको जनता ने नहीं कहने से कुछ नहीं होना। मुख्यमंत्री आवाज एक मिनट सुन तो लीजिए, आप मुख्यमंत्री आवाज को छात्र कैसे नहीं करते थे? आपकी सोच ईमानदार नहीं थी, ये तो केवल आपकी रही है। ये तो आपका झूठा प्रचार है, सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार है। दूसरा आपका कोई उद्देश्य नहीं, सही बात को झूठ बताते हैं, आपका प्रचार करना है। क्या बात करते हैं सुभाष जी? पानी गलत प्रचार करते हैं। सत्य कहिए, आप प्रचार केवल प्रचार में आगे और झूठे प्रचार प्रसार में आगे हैं। सीटों से पानी पी लीजिए भाई साहब, पानी पी लीजिए, बोलने दीजिए भाई साहब, देखिए भाई साहब देखिए, अब सुन लीजिए, अब हम भी कुछ कहेंगे। हाँ सुन ले भाई, हाँ सुन ले, बहुत लंबा हो गया भाई साहब, बहुत लंबा पर्याप्त समय दिया, हमें सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए, ज्यादा नहीं लेंगे। 70 वर्षों के ऊपर साहब पेंसिल लगाते हैं हमारे भाजपा के साथी। 70 वर्षों में जो साहब हमने बनाया था, आपको बधाई हो, आपके प्रधानमंत्री जी को बधाई हो, आपने 7 साल में बेचा, इसके लिए आपको मुबारकबाद। सालों में बनाया, 1966 में साधु संतों पर गोलियां चलवाई, 1975 में आपने लगाया, 1984 में यही तो आप फैला रहे हैं।
आपके बीच में मैंने नहीं बोला। सुनिए अमित जी, एक मिनट सुनने का साथ रखिए। आप साधु संतों की बात करेंगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आप गाय गोबर की बात करेंगे, इससे क्या देश का भला थोड़ी होना है? इससे देश का भला नहीं पार्टी की होना है। आप ऐसे विचार करिए जिससे देश का भला हो। देश का भला मनमोहन सिंह माननीय मनमोहन सिंह जी के विषय में बात करते हैं। मोदी जी ज्ञान लेने जाते हैं, शायद हमारे अमित जी को शायद जानकारी नहीं। दूसरी चीज, आपने मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की सराहना की है महोदय, मोदी सरकार की सराहना मनमोहन सिंह ने की है। और मनमोहन सिंह ने कहा है कि जो स्वतंत्रता मुझे नहीं थी वो स्वतंत्रता मोदी को है। आप मनमोहन सिंह के विचारों को मानते हैं। रुक जाओ, बहुत लंबा हो गया। एक एक करके मनमोहन सिंह जी के ऊपर साहब हमला करते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ साहब ये बेच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात की तो शायद हमारे भाजपा के साथी को पता नहीं है। जब चुनाव होता है, चुनाव में जिसकी संख्या ज्यादा होती साहब उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। और जितने अध्यक्ष अभी तक के साहब उनमें से सिर्फ 4 या 5 कांग्रेस के थे। समय समाप्त हो रहा। हाँ विवेक जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने चूक की बातें करी हैं तो वो उनका कहना सही था। उनका परिवारवाद में यकीनी नहीं है। आज वो ये हमारे सनातन धर्म में ये है कि जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग के लिए जो इस दुनिया से कूच कर गए उनके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। और वो अब महापुरुषों की बात, जो दिवंगत हैं, जो नहीं हैं या जो बुजुर्ग थे, उनके बारे में बात करके वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, जिन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, तो उसके लिए एक ही बात मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार की बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ लगाई थी कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ आपने खर्च कर दिए, गंगा मैया साफ नहीं हुई, अब एक खर्चा नहीं करेंगे ये। तो ये इसलिए आज हमारा कहना है कि आज मोदी जी को शायद मालूम नहीं है कि दुनिया की दूसरी मस्जिद अरब देशों के बाद अगर कहीं बनी थी, अरब देशों के बाहर, तो केरल में बनी थी, कोडगलूर में, और वहां के राजा चेरामल पेरुमल ने बनवाई थी। अब अगर मोदी जी कल कोई कहते हैं कि इससे भी लोकतंत्र का खतरा हो जाएगा, जो चीज 629 में बनी थी, शायद उनको मालूम नहीं हो पाया अभी ये कि विश्व की दूसरी मस्जिद अरब देशों के बाहर केरल में बनी थी, चेरामल जुमा मस्जिद के नाम से, ये पता कर लें वो, तो शायद उससे भी लोकतंत्र खतरा में हो सकता था ये। और अंग्रेज भी छोड़ के इसीलिए भाग गए कि शायद साहब सन 50 में आने वाले थे, कल को वो ये भी कह दे सकते हैं। तो उनकी बातों का तो आप सोचिए, इतने पवित्र दिन उन्होंने सभी बातें करी जिससे कि उनको सत्ता हासिल होने में वो समझते थे कि जरूरी है ये, वो सत्ताजीवी लोग हैं, ये सत्ता के अलावा तो जनता की कोई बात नहीं करनी है। योग्यता की बात करते हैं जी शेखर भाई। अब तो ऐसा करो, संविधान में आजादी का दिवस 2014 लिखवा दीजिएगा, और सारी चीजें, सारा विकास भारतीय जनता के पास लिखवा दीजिएगा। इससे पूर्व सब कुछ किसी ने कुछ करा नहीं है, सब इन्हीं ने कर दिया। मैं इन्हीं को सबको दे रहा हूँ। फिर भी देश बिक गया, नहीं फिर भी देश बिक गया। बात ये है सबसे बड़ी। आप देखिए, अब तक किसी ने देश को बेचा नहीं है। आपने इतना विकास किया कि पूरा देश ही नहीं, बेचना ही राष्ट्रवाद है, बेचना ही राष्ट्रवाद है भाई। जवाब दीजिए 1 मिनट में। हाँ, उसके बाद महापुरुषों का अपमान, उसके बाद घर के बड़ों का अपमान, ये सनातन धर्म सिखाता है। आप सब बेच रहे हैं घर की चीज और घर के बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। आप सनातन धर्म की बात करते हैं। जवाब दीजिए 1 मिनट में, जल्दी से। आदर्श है। अमित जवाब दो 1 मिनट में। अमित जी के पास जवाब नहीं है, आवाज नहीं आ रही। अमित जी के पास जवाब नहीं है। शेखर जी, अब जवाब क्या दें? किसी ने आज तक देश बेचा नहीं, और सबसे अच्छे होना ये जवाब दे रहे हैं कि आप यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या जमीन से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है? बता दें इस बात को।
परिवारवाद अगर एकलवाद की परिभाषा कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी मित्र कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कौन हो सकता है। अरे अगले हाथ हो सकते भाई, बता देंगे। अरे कोई हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं ना, अरे हम भी हो सकते हैं अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई। हमारा परिवारवाद कोई हो सकता है। हमने जिसका संख्याबल होगा वो जीत के आएगा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हमारे यहाँ मतदान होने के बाद जिसकी संख्या ज्यादा होगी, संविधान में व्यवस्था है, वोट के माध्यम से जो जीत के आएगा, जिसका बहुमत होगा वही जो है उस पद पर बैठेगा। पार्टी में जो वोट पार्लियामेंट्री वोट तय करता है वो अध्यक्ष होता है, और वही प्रधानमंत्री होता है, वही मुख्यमंत्री होता है। इसमें कहने की आपको कौन सी बात है? ये तो संवैधानिक है। ठीक है, आप वो तो संवैधानिक व्यवस्था है भाई। लेकिन आप ये बताइए, अब तक आपने, चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल जी का, सुभाष जी का, वरुण का और अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम।